आराम से बताओ। हेलो, आवाज आ रही बेटा मेरी? यस सर। चलो कल से आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है सर। 4 टॉपिक कराए थे ह्यूमन वैल्यूज में यूनिट 2 और 3 के, वो हल्का से एक बार रिपीट करते हैं 2 मिनट में। उसके बाद 4 और नए टॉपिक का डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? आज स्टार्ट ठीक कर है रहे हैं, सर। अभी सबको म्यूट में रख रहे हैं। जिसको जो भी क्वेरी हो, जो कुछ पूछना हो, या तो मैसेज कर दे या फिर वो अनम्यूट होके हमसे बात कर सकता है, ठीक है? हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं अब। चलिए, कल हम लोगों ने ह्यूमन वैल्यूज के 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे। आज फिर से हम लोग 4 नए टॉपिक डिस्कस करेंगे उसी टॉपिक के आगे, जो आपकी यूनिट 3 को कवर करते हैं। कल के जो 4 टॉपिक डिस्कस किए, इसमें पहला और जो दूसरा टॉपिक था, वो आपके यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। और जो लास्ट के 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वो यूनिट 3 के 2 टॉपिक थे। आज यूनिट 3 के 4 और नए टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, उसमें ये सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी ह्यूमन वैल्यूज में यूनिट 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 सबके मिलेंगे। लेकिन जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आप लोग के साथ, तो वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो अगर आपके पास नोट्स हों, तो नोट्स में आप टिक करते हुए चलिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, तो अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं, तो आप क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलिएगा, ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं। ताकि जब आप अपने नोट्स से पढ़ेंगे, तो आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग ने ऑनलाइन चैट के दौरान डिस्कस किए थे। और एक चीज और, कई सारे ह्यूमन वैल्यूज में ऐसे वर्ड्स आएंगे, ऐसी मीनिंग आएंगी, जिनका हिंदी में ट्रांसलेशन आना जरूरी है, या हिंदी मीनिंग भी जानना जरूरी है। इन केस अगर आप अभी उसको नोट डाउन नहीं करेंगे, तो हो सकता है एग्जाम के टाइम, जब उसको प्रिपरेशन के टाइम आप पढ़ रहे हो या उसको टॉपिक को समझ रहे हो, तो आपको हिंदी मतलब समझ में नहीं आएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चंस का आपको समझ में आना। इसलिए कॉपी पेन ना लेके बैठिए, तो एक पेपर पेन जरूर लेके बैठिए, ताकि क्वेश्चन जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन आप नोट करते हुए चलें। साथ में क्वेश्चन के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे या जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे, जिसकी मीनिंग अगर आपको नहीं आ रही है या मतलब नहीं समझ में आ रहा है, उसको आप सेम टाइम पे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने सबसे पहला टॉपिक डिस्कस किया था, जो आपके ह्यूमन वैल्यूज के यूनिट 2 में आया था, एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। इसमें हम लोगों ने जो 4 चीज डिस्कस की थी, वो जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि सेल्फ और बॉडी की क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। जब भी हम बात करेंगे सेल्फ की या जब भी हम बात करेंगे बॉडी की, तो 4 एक्टिविटीज हैं जो उसी सीक्वेंस में हम लोग को याद करनी, जिस सीक्वेंस में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप चाहें तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, नहीं नोट डाउन करते हैं तो आपके जो हमने यूनिट 2 के नोट्स भेजे हैं, उसमें ये एक्टिविटीज आपकी ऑलरेडी मेंशन है। तो आप क्वेश्चन साथ में नोट करते हुए चलिए, ताकि आप इस क्वेश्चन के आंसर कॉपी में देखेंगे तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। और जो ये पॉइंट्स क्वेश्चंस हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन फुल फॉर्म में नहीं है, पूरे पूरे क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन की जो मीनिंग है, इससे मैंने वो नोट किया है। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके नोट्स में जरूर अवेलेबल होंगे। तो पहला है एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। ये टॉपिक कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसमें हम लोगों ने 4 चीजें डिस्कस की थी। पहला था नोइंग, मीन्स जानना। सेकंड था अज्यूमिंग, अज्यूमिंग मीन्स मानना। थर्ड वन इज रिकॉग्नाइजिंग, रिकॉग्नाइजिंग होता है किसी चीज को पहचानना। एंड द लास्ट वन इज फुलफिलिंग, फुलफिलिंग मीन्स होता है पूरा करना। मीन्स हमारे शरीर की या हमारे दिल की या हमारे अंतरात्मा की जो भी
एक्टिविटीज होती हैं वो कैसे काम करती हैं, मतलब दिल में क्या ख्याल आता है या बॉडी को जो आवश्यकता या नीड होती है वो कैसे रिएक्ट करती है, वो कैसे एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। सबसे पहले किसी भी चीज़ को अगर भूख लगी है, तो सबसे पहले हम उसको जानेंगे कि हमारी बॉडी की क्या नीड है। जैसे नीड हमारी आइडेंटिफ़ाई हो जाएगी, वैसे हम अज़्यूम कर लेंगे कि हाँ, हमारी भूख लगी है, इस भूख को शांत करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सेकंड एक्टिविटी जैसे ही अज़्यूम कर लेते हैं, वैसे ही थर्ड एक्टिविटी अपनी इंस्टॉल हो जाती है बॉडी की। वो है रिकॉग्नाइज़ करना, ये पहचानना कि हम अपनी भूख किस तरह शांत कर सकते हैं। जैसे ही ये आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं कि हमारी भूख कैसे शांत होगी, वैसे ही हम लास्ट एक्टिविटी हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, वो है फुलफिलमेंट। जैसे हमको लगा कि हाँ भाई, दाल रोटी खा के, सब्जी रोटी खा के, दाल चावल खा के या कुछ और चीज खा के हम अपनी बॉडी की नीड को फुलफिलमेंट कर सकते हैं, तो हमारी चौथी एक्टिविटी फुलफिलमेंट के माध्यम से चीजें पूरी करती हैं। तो ये चार वो एक्टिविटीज हैं जो सेल्फ और बॉडी की रिएक्ट करती है, परफॉर्म करती है। पहला है नोइंग, सेकेंड वन इज अज्यूमिंग, थर्ड वन इज रिकॉग्नाइजिंग एंड द फोर्थ वन इज फुलफिलिंग। ये था एक टॉपिक, ये आपके यूनिट 2 से कवर होता है। कल हमने जो दूसरा टॉपिक डिस्कस किया था वो भी आपकी यूनिट 2 से ही आता है। बॉडी इज माय इंस्ट्रूमेंट। ये एक बड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चंस के 2-3 पार्ट्स हैं। आपकी यूनिट 2 का ऑलमोस्ट जहाँ तक लास्ट या सेकंड लास्ट टॉपिक होगा, आप उसमें देखेंगे तो बॉडी इज माय इंस्ट्रूमेंट। हाँ, ये क्वेश्चंस का आंसर और क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो जो हमारी बॉडी होती है, हमारा शरीर होता है, वो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट का हिंदी मतलब होता है औजार, कि हमारी जो बॉडी होती है वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह परफॉर्म करती है। कैसे परफॉर्म करती है? क्योंकि हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शन आई यानी माई सेल्फ, इट सेल्फ कुछ भी कह लीजिए, बॉडी को इंस्ट्रक्शन जो या दिशा निर्देश जो मिलता है वो सेल्फ से मिलता है, अंदर से मिलता है। और जो इंस्ट्रक्शंस अंदर से मिलता है या सेल्फ से मिलता है या आई से मिलता है, बॉडी उसी के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करती है। या इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि बॉडी उसी के लिए ही काम करती है, उसी के इंस्ट्रक्शन में काम करती है, यानी उसी के निर्देश के अनुसार काम करती है। इसीलिए बॉडी को बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट। एक औजार के रूप में बॉडी परफॉर्म करती है। जब तक आपका दिल, जब तक आपका दिमाग बॉडी को कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, तब तक वो एक बिल्कुल निर्जीव की तरह परफॉर्म करेगी बॉडी आपकी। जैसे एक तरह से आपके अंदर से इंस्ट्रक्शन आता है, वैसे ही बॉडी आपकी इंस्ट्रूमेंट की तरह परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए कहा जाता है बॉडी इज माई इंस्ट्रूमेंट। औजार की शरीर हमारी हमारा औजार होता है। हमारा औजार मतलब जब तक हम अपनी बॉडी को जिस भी तरीके से रेगुलेट करना नहीं चाहेंगे, तब तक हमारी बॉडी परफॉर्म नहीं करेगी। इसी में हमने 3 चीजें कल भी डिस्कस किया था, क्लास में भी डिस्कस किया था, आज और देख लेते हैं। सीर एक वर्ड आया था, SEER कैपिटल लेटर में लिखवाया था। सेकंड वर्ड हमने डिस्कस किया था डोर, DOER डोर। थर्ड वर्ड था एंजॉयर, ENJOYER। तीनों का अपना अपना मतलब था। जो सीर वर्ड है SEER, वो बनता है सी से, सी मीन देखना होता है। डोर जो वर्ड है DOER, वो बना है डू या डज से, मीन्स करता या करने वाला। थर्ड जो वर्ड है इंजॉयर, इंजॉयर मीन्स हिंदी मतलब होता उपभोक्ता, उपभोक्ता कह लीजिए या उपभोग करने वाला या ग्रहण करने वाला, उसको इंजॉय करने वाला। तो ये 3 टॉपिक है। सीर मतलब कोई भी एक्टिविटी जो हम अपने आंखों से देखते हैं, उसके अलावा, देखने के अलावा और हम कुछ भी परफॉर्म नहीं करते हैं, तो वो कहलाती है एक्टिविटी हमारी सीर। सेकंड जो डोर है, डू है, डज है, ये इसका मतलब होता है करना, यानी जब कोई एक्टिविटी हम देखने के साथ उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, तो वो एक्टिविटी हमारी डोर कहलाती है। पहली एक्टिविटी में सिर्फ हम देख रहे होते हैं, सेकंड एक्टिविटी में हम कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, और थर्ड एक्टिविटी में हम उस एक्टिविटी को एंजॉय कर रहे होते हैं, या उससे हम कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं या उपभोग कर रहे होते हैं, उससे हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट या कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा होता है। जिस एक्टिविटी में हम सिर्फ चीजों को देखते हैं और कुछ नहीं करते हैं, उस कंडीशन में हम क्या कहलाएंगे? आई एम द सीर। सेकंड एक्टिविटी में जिसमें हम देखने के अलावा कुछ परफॉर्म करते हैं, उस कंडीशन में हम क्या कहलाएंगे? आई एम द डोर, कि मैं करता हूं। थर्ड क्या है? जिस एक्टिविटी में हम एंजॉय करते हैं चीजों को, उस कंडीशन में हम लोग क्या कहलाएंगे? आई एम द एंजॉयर। ये जो सेकंड टॉपिक कल डिस्कस किया था, ये आपकी यूनिट 2 से कवर होता है। नेक्स्ट जो हमने कल थर्ड टॉपिक डिस्कस किया था, वो आपकी यूनिट 3 से आता है। जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं पीडीएफ में, उसमें यूनिट 2 और यूनिट 3 कंबाइंड है। तो अब जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो यूनिट 3 में आपको मिलेगा। पहला ही टॉपिक है आपकी यूनिट 3 का, व्हाट इज जस्टिस? क्वेश्चन मार्क है। सी में दूसरा क्वेश्चन है,
हाउ डज इट लीड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस? जस्टिस क्या होता है? जस्टिस का हिंदी मतलब न्याय होता है। जस्टिस क्या होता है और ये म्यूचुअल हैप्पीनेस को कैसे बढ़ाता है, कैसे लीड करता है? म्यूचुअल हैप्पीनेस मीन्स कंबाइंड हैप्पीनेस। म्यूचुअल मीन्स होता है दो लोगों के बीच में, हैप्पीनेस मीन्स खुशी। यानी जस्टिस क्या होती है और ये जस्टिस है म्यूचुअल हैप्पीनेस को कैसे बढ़ाता है? इसमें हमने कल जस्टिस की डेफिनेशन डिस्कस किया था। जस्टिस इज द रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यूज इन रिलेशनशिप। सिंपल सा मतलब है, जस्टिस का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि किसी भी रिलेशनशिप में अगर हम हैं, उस रिलेशनशिप की जो भी वैल्यूज हैं उसको पहचानना ही जस्टिस कहलाता है। अगर आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं उस रिलेशनशिप की वैल्यूज को आप पहचान लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे, तो क्या हो रहा है, आप उसके साथ जस्टिस कर रहे हैं, यानी न्याय कर रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप्स के वैल्यूज को नहीं पहचान पा रहे हैं, दैट्स मीन्स आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं। सेकंड था कि म्यूचुअल हैप्पीनेस कैसे आती है? तो सिंपल से सबसे पहले हम किसी भी रिलेशनशिप में वैल्यूज को रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज करने के बाद हम उसको फुलफिल करते हैं, यानी उन वैल्यूज को हम पूरा करते हैं। पूरा करने के बाद हम इवैल्यूएट भी करके देखते हैं कि जो हमने वैल्यूज फुलफिल की हैं, पूरी की हैं, क्या वो सही तरीके से मेरे द्वारा पूरी हो पाई हैं या नहीं हो पाई हैं। इन सब चीज़ों के बाद में जो 2 लोग रिलेशनशिप में होते हैं, अगर दोनों लोग को बराबर या एक साथ खुशी होती है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी म्यूचुअल हैप्पीनेस में। अगर दोनों में से किसी को भी खुशी, किसी एक भी पार्टी को खुशी नहीं है या दोनों में से कोई भी खुश नहीं है, तो ये म्यूचुअल हैप्पीनेस में कन्वर्ट नहीं होता है। म्यूचुअल हैप्पीनेस मीन्स बोथ ऑल आर हैप्पी इन अ सेम सिचुएशन। In any relationship, if any one of the included in the relationship, then this is very important to know about, both have to happy। ठीक है, इसमें एक जो हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस किया था आई और आई के बीच में रिलेशनशिप का, इसमें था क्या, दो लोगों के बीच रिलेशनशिप होता है कैसे मेंटेन करता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट था रिकॉग्नाइज द वैल्यूज इन अ रिलेशनशिप। it is a very important to recognize our values in a relationship. Second one is fulfillment of values. First you recognize the values in a relationship, then you have to fulfillment of these all the values in the relationship. Third, you should have to evaluate the fulfillment of the values. एक बार आपने fulfillment कर लिया है values को, then you have to evaluate all of the values. Last one is mutual happiness. अगर आपकी evaluation सही है, then both will you go for mutual happiness. आप दोनों लोग को समान खुशी होगी। ये था आपका यूनिट 3 का पहला टॉपिक जो था व्हाट इज जस्टिस एंड हाउ डज इट लीड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। कल हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था यूनिट 2 का, वो था कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल। कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल का मतलब होता है कि जो ह्यूमन गोल है, इंसान का गोल है, वो किस तरह होना चाहिए। इसमें लिखा, इसमें हमने 4 चीज डिस्कस की थी, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग। ये भी आपके हमने क्लास में डिस्कस किया था कि राइट अंडरस्टैंडिंग मीन सही समझ और सही भावनाएं किसमें होनी चाहिए, इन एवरी इंडिविजुअल, प्रत्येक इंडिविजुअल के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। सेकेंड चीज हमने डिस्कस की थी प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मीन्स होता है समृद्धि। समृद्धि किसमें होनी चाहिए, इन एवरी फैमिली, यानी जो भी परिवार हैं उन परिवार के लोगों के बीच में आपस में समृद्धि होनी चाहिए। थर्ड, फियरलेसनेस। फियरलेसनेस मीन्स होता है निडर की भावना, यानी बिना डरे काम करने, निडरता की भावना किसमें होनी चाहिए, सोसाइटी में। कि जब हम किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के साथ अपना व्यवहार करते हैं, सोसाइटी के साथ कदम पे कदम मिला के चलते हैं, तो हमारे अंदर फियरलेसनेस होनी चाहिए, यानी निडरता की भावना होनी चाहिए, हमारे अंदर असुरक्षा या डर की भावना नहीं होनी चाहिए। चौथा था को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस मीन्स क्या होता है, आपसी सामंजस्य होना। वो किसके बीच होना चाहिए, इन नेचर, यानी प्रकृति में। प्रकृति में क्या क्या चीज आती है, मिट्टी आती है, पेड़ आता है, पौधा आता है, फल आता है, फूल आता है, पक्षी आते हैं, जानवर आते हैं, इंसान आते हैं। ये सारे किस में आते हैं, ये नेचर में आते हैं, प्रकृति में आते हैं। इनके बीच में क्या होना चाहिए, को एग्जिस्टेंस, यानी आपसी सामंजस्य इन लोगों के बीच में होना चाहिए। ये तो 4 टॉपिक वो थे जो हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे। आज यूनिट 3 के रिमेनिंग टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसमें से जो सब आज का पहला टॉपिक है वो है नेम द वैल्यूज विच आर कॉल्ड एज फाउंडेशन वैल्यूज। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। नेम द वैल्यूज विच आर कॉल्ड एज फाउंडेशन वैल्यूज।
कि किन कौन सी वैल्यूज फाउंडेशन वैल्यूज कहलाती हैं। फाउंडेशन मींस क्या होता है? फाउंडेशन बेस होता है जो आपको ऊपर होता है टॉप में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी आधार कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो आधार होती हैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए। ऐसी कुछ वैल्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे यार, उसमें से पॉइंट वाइज आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहली वैल्यूज है ट्रस्ट। एक बार सारे हम आपको वैल्यूज अपने पास 9 टोटल वैल्यूज हैं फाउंडेशन वैल्यूज, एक एक वैल्यूज आपको बता रहे हैं फिर उसको डिस्कस करेंगे, चाहे तो आप नोट डाउन करते रहिए। पहली है आपकी ट्रस्ट, सेकंड है रिस्पेक्ट, थर्ड है अफेक्शन। अफेक्शन मीन्स स्नेह या लगाव, हिंदी मीनिंग भी लिखते जा सकते हैं अगर आपको डाउट हो। चौथा है केयर, केयर मीन परवाह करना या चिंता करना। फिफ्थ वन इज गाइडेंस, गाइडेंस मीन्स होता है दिशा निर्देश देना। नेक्स्ट सिक्स है रेवरेंस, रेवरेंस मीन्स होता है श्रद्धा या आदर, किसी को आप रेवरेंस देते हैं मीन्स उसकी आप आदर करते हैं या उस पर श्रद्धा भाव रखते हैं। सेवेंथ है ग्लोरी, ग्लोरी मीन्स होता है खुशी होना, जब आप किसी चीज से बहुत ज्यादा खुश होते हैं उस कंडीशन में उसको कहा जाता है ग्लोरी। एट है ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड में होता है किसी को आप धन्यवाद, किसी को जो आप थैंक यू नोट देते हैं या किसी को अपना शुक्रिया अदा करते हैं तो ग्रेटिट्यूड कहलाता है। नाइन है लव, ठीक है। अब पहला जो आपका फाउंडेशन वैल्यू है ट्रस्ट, ट्रस्ट के बारे में एक लाइन लिखी है, डिस्कस करते हैं। ट्रस्ट और विश्वास, विश्वास इसमें हिंदी वर्ड है, इसको इंग्लिश में लिखा गया VISHWAS। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करना। इसमें दिया है ट्रस्ट और विश्वास इज द फाउंडेशन वैल्यू इन रिलेशनशिप। किसी भी रिलेशनशिप की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फाउंडेशन वैल्यू इंपॉर्टेंस में आती है ट्रस्ट। बिना ट्रस्ट के किसी भी रिलेशनशिप में वैल्यूज कायम नहीं हो सकती हैं। जब भी आप किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं उस रिलेशनशिप में ट्रस्ट का होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए ट्रस्ट फाउंडेशन वैल्यूज के सबसे टॉप में आपके है। सेकंड वैल्यूज हम लोग डिस्कस, सेकंड वैल्यूज आपकी है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मींस इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी मींस हर इंडिविजुअल इंसान रिस्पेक्ट चाहता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपकी ही रिस्पेक्ट है, आप ही रिस्पेक्ट चाहते हैं। रिस्पेक्ट मतलब है हर इंडिविजुअल अपने लिए रिस्पेक्ट चाहता है। तो जब भी आप किसी रिलेशनशिप में हो तो उस रिलेशनशिप की दूसरी फाउंडेशन वैल्यू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है रिस्पेक्ट देना। थर्ड वन इज अफेक्शन, अफेक्शन का हिंदी मतलब बताया था स्नेह या लगाव। अफेक्शन इज द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू द अदर्स। फिर से सुनिएगा, अफेक्शन इज द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू द अदर। बीइंग रिलेटेड टू द अदर्स का मतलब होता है कि अफेक्शन एक वो फीलिंग होती है जो दूसरों से हमको रिलेट करती है, मीन्स दूसरों से हमको जोड़ कर रखती है। जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं, रिलेशनशिप में अगर हमें किसी से लगाव होता है तो क्या होता है, हम उससे रिलेट होते हैं, यानी हम उससे अपनी चीजें शेयर करते हैं, हम उसको अच्छे बुरे का ज्ञान बताते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं शेयर करते हैं, या जो भी अच्छे मोमेंट्स आते हैं साथ में हम लोग उसको शेयर करते हैं, ये अफेक्शन होता है। अफेक्शन मीन्स क्या हो रहा है, फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू द अदर्स। अफेक्शन एक तरह की फीलिंग होती है जो दूसरों से एक दूसरे को जोड़कर रखती है। फोर्थ जो फाउंडेशन वैल्यू है वो है केयर, केयर मीन्स होता है परवाह करना। इसमें क्या कह रहा है, द फीलिंग ऑफ केयर इज द फीलिंग टू नर्चर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ अवर रिलेटिव्स। द फीलिंग ऑफ केयर इज द फीलिंग टू नर्चर मीन्स क्या होता है, पालन पोषण करना। जैसे सुनेंगे छोटे बच्चों को नर्चर किया था, पालन पोषण करना मीन्स की देखभाल करना। एंड प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मीन्स होता है रक्षा करना, यानी द फीलिंग टू नर्चर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ अवर रिलेटिव्स। केयर मीन्स क्या होता है, परवाह हम किसी क्या करते हैं, जब हमको सामने वाले की चिंता होती है उसकी, हम उसके बारे में कि उसको प्रॉब्लम ना हो, उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम अपनी प्रॉब्लम समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं। तो जो हमारे अंदर फीलिंग होती है दूसरे के लिए कि उसको हम हमेशा खुश देखें, उसको हम प्रोटेक्ट करें, उसको हम अच्छे बुरी चीजों से बचाएं, वो आपकी कहलाती है केयर करना। फिफ्थ पॉइंट जो है अपना वो है गाइडेंस। गाइडेंस जैसे कि बड़े लोग हमेशा छोटों को गाइड करते हैं, गाइडेंस मीन्स होता है दिशा निर्देश देना, अच्छी गलत चीजों के बारे में बताना। इसमें टॉपिक में लिखा है द फीलिंग ऑफ इंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग इन अदर इज कॉल्ड गाइडेंस।
The feeling of ensuring right understanding and right feeling in the others is called guidance. गाइडेंस का सिंपल सा मतलब होता है कि जब भी आप किसी इंसान को सही समझ और सही फीलिंग्स के साथ चीजों को बताते हैं, वो गाइडेंस कहलाता है। कोई भी आपसे गाइडेंस क्यों मांगेगा, कोई भी आपको क्यों चाहेगा आप उसको गाइड करें। अगर कोई छोटा आपसे चाहता है कि चलो आप घर पे बड़े हैं, कोई छोटा भाई-बहन आपके यहाँ है और वो चाहता है कि आप उसको गाइड करें, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? वो एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि आप में जो भी एक्सपीरियंस है, आपके पास जो भी नॉलेज है, आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं और उसी फीलिंग के साथ आप उसको गाइड करेंगे। क्योंकि आपने वो चीज़ ऑलरेडी देख रखी है या वो चीज़ आपने ऑलरेडी समझ रखी है, इसलिए हर कोई इंसान गाइडेंस चाहता है अच्छी तरीके से। और कोई भी इंसान गाइडेंस तभी कर सकता है जब उसने वो चीज़ एक्सपीरियंस किया हो या फ़ील किया हो या बहुत अच्छे से समझा हो। तो एक रिलेशनशिप में ये भी एक फाउंडेशन वैल्यू इम्पोर्टेंट होती है गाइडेंस करना। क्योंकि 2 पार्टी जो एक दूसरे रिलेशनशिप में होती हैं, वो इसी एक्सपेक्टेशंस के साथ होती हैं कि दोनों लोग एक-दूसरे को गाइड कर रहे होंगे, एक-दूसरे को समझा रहे होंगे। 6th जो आपकी फाउंडेशन वैल्यू है वो है रेवरेंस। रेवरेंस मीन्स होता है श्रद्धा रखना किसी के बारे में। The feeling of acceptance of excellence in the other is called relevance. यानी किसी के बारे में आपको एक्सीलेंस मीन्स क्या होता है? वो बहुत एक्सीलेंस वर्ड बना एक्सीलेंस से, यानी बहुत अच्छा जो उसके अंदर होता है, इसके अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं, उसका हम क्या करते हैं? श्रद्धा करते हैं, आदर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज ग्लोरी। ग्लोरी का हिंदी मतलब होता है खुशी होना। ग्लोरी इज द फीलिंग फॉर समवन हु हैज मेड एफर्ट फॉर एक्सीलेंस। ग्लोरी इज द फीलिंग, ग्लोरी क्या होती है? फीलिंग होती है फॉर समवन, दूसरों के लिए, किसके लिए? हु हैज मेड एफर्ट्स फॉर एक्सीलेंस, जो आपके बेहतरी के लिए काम करता है, जो आपके अच्छे के लिए काम करता है। जब आपको पता चलता है तो आपको क्या होती? ग्लोरी, खुशी का अनुभव होता है। अच्छा वो मेरा फ्रेंड्स था, वो मेरा रिलेटिव्स था, वो मेरा जानने वाला था, उसने मेरे लिए इतना अच्छा किया, तो अंदर से क्या फील होता है? आपको अंदर से खुशी फील होती है। नेक्स्ट क्या है? ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड में होता है धन्यवाद देना। मीन्स ग्रेटिट्यूड इज द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट फॉर माय एक्सीलेंस। ग्रेटिट्यूड क्या होता है? जब हमने कोई काम किया है, जब हमारा कोई काम होता है, तो मेरे काम करने पे अगर कोई अगला इंसान अपना प्रयास करता, मेड एफर्ट्स, अपना प्रयास करता है, मीन्स सामने वाले के काम के दौरान या सामने वाले की कोशिश से अगर मेरा कोई काम बन जाता है, तो मेरा क्या बनता है? तो मेरा उसको ग्रेटिट्यूड देना बनता है, मीन्स मेरा उसको धन्यवाद देना बनता है कि अगर आप मेरी हेल्प ना करते या आप मेरा सपोर्ट ना करते, बिना आपके सपोर्ट के मेरा ये काम पॉसिबल नहीं था। अब किसी भी रिलेशनशिप में है, 2 फ्रेंड्स दोस्ती के रिलेशनशिप में है, एग्जाम टाइम पे एक के पास नोट्स अवेलेबल नहीं थे, नोट्स खो गए थे, तो एक फ्रेंड तो क्या हुआ, पढ़ाई के लिए या स्टडी के लिए दूसरे फ्रेंड ने अपने फ्रेंड को नोट्स अपने प्रोवाइड कराए, तो वो क्या फील करेगा? वो उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करेगा, मीन्स वो उसको धन्यवाद दे रहा होगा कि मेरे इस कठिन समय में तुमने अपनी दोस्ती निभाई, तुमने अपने नोट्स शेयर किए, जिससे हम दोनों लोग पढ़ के अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज लव। लव मीन्स प्यार। लव मीन्स प्यार का मतलब हुआ प्यार, किसी भी रिलेशनशिप में हो, किसी भी रिलेशनशिप में आप हैं, उस हर एक रिलेशनशिप में लव लव होता है, प्यार होता है, और ये भी एक फाउंडेशन वैल्यूज है। अगर रिलेशनशिप में ये वैल्यूज मिसिंग होगी तो वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होता है। इसमें एक लाइन लिखी गई है, लव इज द इमोशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अफेक्शन एंड पर्सनल अटैचमेंट। जो लव की डेफिनेशन है, हम लोग जो भी कुछ समझते हो, ह्यूमन वैल्यूज के अकॉर्डिंग लव की जो डेफिनेशन है वो है, लव इज द इमोशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अफेक्शन। स्ट्रॉन्ग अफेक्शन मीन्स क्या होता है? जो बहुत लगाव होता है, जो हमारे दिल के बहुत करीब होता है, और पर्सनल अटैचमेंट, और उसके सुख दुख सबके साथ हमारा अटैचमेंट होता है, वो चीज कहलाती है लव। ये था एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक था आपका नेम ऑफ द वैल्यूज विच आर कॉल्ड एज फाउंडेशन वैल्यूज। ये कुछ फाउंडेशन वैल्यूज थी 9, जो किसी भी रिलेशनशिप में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी पर्सनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। पहला ट्रस्ट होना, यानी विश्वास होना बहुत जरूरी होता है किसी भी रिलेशनशिप में। रिस्पेक्ट, आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, तो दोनों लोगों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। थर्ड, अफेक्शन, आपके दोनों लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए लगाव होना चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए।
अगर आप दोनों के बीच फीलिंग्स नहीं है, लगाव नहीं है, तो आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, या दोनों लोग म्यूचुअल हैप्पीनेस की तरफ नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट, केयर करना। अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे पे अफेक्शन या लगाव है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो नेचर होगा केयरिंग होगा, यानी आप क्या करेंगे, एक दूसरे की केयर करेंगे, परवाह करेंगे। नेक्स्ट, गाइडेंस। अगर आप केयर करते हैं, परवाह करते हैं, तो आप उसको एक दूसरे को गाइड करना भी चाहेंगे। किसी भी रिलेशनशिप में दोनों लोगों को आगे बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है गाइड करना। एक दूसरे को गाइड करते रहेंगे, दोनों प्रोग्रेस करते रहेंगे, दोनों अपनी अपनी मंजिल में पहुंचेंगे, तो दोनों को म्यूचुअल हैप्पीनेस होगा। रेफरेंस, आदर या श्रद्धा। जो भी कोई अच्छा काम करता है, जो भी आपके लिए अच्छा करता है, उसके लिए आप श्रद्धा भाव रखिए, आदर भाव रखिए। ग्लोरी, खुशी होना। आपके काम में किसी का सपोर्ट होना, किसी का हेल्प होना, क्या क्या आपके द्वारा उसकी खुशी व्यक्त करता है। ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद देना। आपको कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं हो पा रहा है, उस इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए अगर किसी रिलेशनशिप में जो बंदा है उसने अगर आपको सपोर्ट किया है, उसको आपको ग्रेटिट्यूड देना होगा, आपको धन्यवाद देना होगा। एंड द लास्ट वन, लव। ये था एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यूनिट 3 में कवर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हार्मनी इन नेचर। यानी प्रकृति के रूप में। इसमें एक पॉइंट लिखा है, नेचुरल हार्मनी इज नेसेसरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नेचर की बात हो रही है तो हमने यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक नेचर का ही रूप होता है। तो नेचुरल हार्मनी से क्या क्या जरूरी है, नेचुरल हार्मनी से हम लोग किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जो भी कोई रीजन ग्लोबल वार्मिंग के होंगे उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, किससे, नेचुरल हार्मनी की तरफ से। अगर हम आपसी सौंदर्य बना के रखें, आप सारे देश आपस में मिलजुल कर रहे, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जो भी गैसेस हैं उसका उत्सर्जन कम करें, तो नेचर में ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम से हम सब बच सकते हैं। सेकंड है नेचुरल हार्मनी विद ट्रीज। ट्री मीन पेड़। केयर ऑल प्रॉब्लम्स लाइक रिडक्शन ऑफ विंड वेलोसिटी, एनर्जी सेविंग, प्लांटिंग। मीन्स नेचुरल हार्मनी की केयर ना करने की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है सबसे ज्यादा, अगर पेड़ की कटाई है, पेड़ पेड़ कटना क्या है, एक तरह से नेचुरल हार्मनी के अंतर्गत नहीं आता है ना। प्रॉब्लम्स आती हैं, रिडक्शन ऑफ विंड वेलोसिटी। रिडक्शन ऑफ विंड वेलोसिटी मतलब क्या होता है, जो हवा की तीव्रता होती है पेड़ों के ना रहने से उसमें बहुत सारा चेंजेस आता है, यानी कमी होती है। पेड़ की वजह से कुछ ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, पेड़ ना होने की वजह से इम्पैक्ट दूसरा होता है। इसलिए रिडक्शन ऑफ विंड वेलोसिटी, आप वेलोसिटी भी समझते होंगे, विंड वेलोसिटी भी समझते होंगे। विंड मीन्स होता है हवा, वेलोसिटी मीन्स होती है तीव्रता, यानी जो हवा की तीव्रता होती है उसमें कमी आती है। किस वजह से, पेड़ों के कटान होने की वजह से। एनर्जी सेविंग, धरती में सबसे ज्यादा एनर्जी हमारे प्लांट्स ही सेव करते हैं, उनसे ही हमको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। अगर सारे पेड़ कट जाएंगे तो एनर्जी सेविंग नहीं होगी। प्लांटिंग, प्लांटिंग मीन्स होता है पौधा रोपण करना, पौधे लगाना, ये भी बहुत जरूरी है। तो हार्मनी इन नेचर, नेचर में हार्मनी होने के लिए क्या जरूरी है कि आप पेड़ों की कटान ना करें, आप ग्लोबल वार्मिंग के जो भी कॉजेज हैं, जो भी कारण हैं, उनको दूर करें। थर्ड है, इट इज पॉसिबल टू अचीव नेचुरल हार्मनी in the establishment, maintenance and management of educational institute like school college। मीन्स हम नेचर में हार्मनी बढ़ाने के लिए स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इसके बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें, ताकि वो इसके बारे में या इसकी इम्पोर्टेंस को समझें और उसी तरह परफॉर्म करें। ये आपका दूसरा टॉपिक है यूनिट 3 का, हार्मनी इन नेचर, यानी प्रकृति में आपस में कैसा हार्मनी होना चाहिए। हार्मनी कैसे होगी, पेड़ों की कटान ना हो, ग्लोबल वार्मिंग के जो भी कारण है उसको सही किया जाए, या फिर जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं हमारे उनको सेव किया जाए, पौधे ज्यादा लगाए जाएं, एनर्जी सेव किया जाए, और स्कूल, कॉलेज, जो भी मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनको इस बारे में पढ़ाया जाए, लोगों को सिखाया जाए, समझाया जाए कि कैसे हम लोग नेचर में अपनी हार्मनी को बैलेंस करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द फोर ऑर्डर ऑफ नेचर।
ये इन हार्मनी इन नेचर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। व्हाट आर द 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के 4 ऑर्डर कौन कौन से होते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों ऑर्डर। एक ऑर्डर है मटीरियल ऑर्डर, मटीरियल ऑर्डर में होता है पदार्थ अवस्था, हिंदी में भी नोट करते जाइए ताकि आपको टॉपिक समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। व्हाट आर द 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर, आंसर में पहला जो ऑर्डर है वो आपका मटीरियल ऑर्डर है, मटीरियल ऑर्डर मीन्स होता है पदार्थ अवस्था। सेकंड है पैनिक ऑर्डर, पैनिक मीन्स PRANIC, पैनिक ऑर्डर मीन्स हरियाली लिख सकते हैं, हरियाली अवस्था या हरी भरी अवस्था, पैनिक ऑर्डर। फर्स्ट वन इज मटीरियल ऑर्डर, सेकंड वन इज पैनिक ऑर्डर, थर्ड है एनिमल ऑर्डर, एनिमल मीन्स होता है पशु, एनिमल ऑर्डर, एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन इज ह्यूमन ऑर्डर। नेचर के 4 ऑर्डर हैं, पहला है मटीरियल ऑर्डर पदार्थ अवस्था, सेकंड है पैनिक